स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर डॉलर की वजह से कच्चे तेल के भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। $80 के नजदीक आकर अब ब्रेंट कारोबार कर रहा है। यहां से और कितनी तेजी जाएगी या फिर यहां पर पीक कच्चा तेल बनाएगा, जो कि प्रीवियसली रेंज की बात की गई है। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर कल हमने थोड़ी खरीदारी इमर्ज होती हुई देखी थी और अब जो एक टाइट कंसोलिडेशन हम देख रहे थे उस रेंज से बाहर निकलता हुआ गोल्ड दिखाई दिया है। क्या यहां से नई तेजी के लिए तैयार है, इस पर भी फोकस होगा। और बात करेंगे कॉटन की, जहां पर नए एस्टिमेट्स कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं। क्या इंडिकेट करते हैं ये नंबर्स, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज NS रामास्वामी, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के AVP वंदना भारती हमारे साथ मौजूद हैं, और आगे हमारे साथ ब्रेक के बाद कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। सबसे पहले तो फोकस कर लेते हैं कच्चे तेल पर और एक बार लेवल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव हमने देखने को मिला और साथ ही घरेलू बाजार में भी। इंटरनेशनल मार्केट में $80 के नजदीक प्राइसेस पहुंच चुके हैं और घरेलू बाजार में 6157 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो पहले कच्चे तेल पर ही बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ से भाव किस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामास्वामी जी, पहले आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। हालांकि इन्फ्लेशन नंबर्स हो यूएस के या फिर आगे के फेड स्टांस हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा प्राइस डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन अगर हम ऑयल की बात करें प्रिसाइसली तो यूएस में क्रूड स्टॉक पाइल्स बढ़ने की भी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसकी वजह से हमने $80 के नज़दीक पहुंचने के बाद प्राइसेस थोड़े से ठहरते हुए देखे हैं। लेकिन अब आपसे पहले भी बातचीत हुई है, एक रेंज जो हमें मिली थी वो $80 ऊपर की तरफ मिली थी। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यहीं पर लेवल्स थम जाएंगे या फिर इसके पार भी निकलने की संभावना दिख रही है? गुड मॉर्निंग। संभवतः यही है कि थोड़ा अपसाइड अभी भी बरकरार रहेगा कच्चे तेल में, क्योंकि जिस तरह की चाइना के जो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रॉप अप करने का कोशिश जारी है, तो ये कमोडिटीज के लिए बहुत लाभदायक है। रही बात कच्चे तेल की हो या कॉपर, इस तरह का बेस मेटल की बात करें, तो चाइना एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एक तरफ से लग रहा है। और दूसरी बात, जो रिकॉर्ड स्तर पर जब यूएस एनुअल ऑयल प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, तो बट वो एक हेविली ऑफसेट हो जाती है जिस तरह ओपेक सप्लाई कट की बात कर रहे हैं। तो रही बात इन्फ्लेशन नंबर्स की या यूएसडी के इंटरेस्ट रेट की, तो डॉलर जो है वीकनिंग होती जा रही है, डॉलर इंडेक्स। तो मैं समझ रहा हूं कि ऑयल मार्केट इज एक्चुअली डांसिंग बिटवीन द ऑयल मार्केट और द एक्चुअल यूएसडी। तो जिस तरह डॉलर का बिहेवियर है उसी तरह एग्जैक्टली ऑपोजिट चल रही है। तो मैं समझ रहा हूं कि जितने वीकनेस डॉलर इंडेक्स में दिखाई दे रही है, हमें लग रहा है कि ये कच्चे तेल में उतना ही स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी है। और एसपीआर से जिस तरह यूएस की जो ऑयल सेल कर रहे थे, जैसे मनी फॉर देयर बजट जो वो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी शायद ये लास्ट वीक है, वहां से भी एक टाइटनिंग आने की संभावना है। अभी बायबैक दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, तो मार्केट में एक सपोर्टिव फैक्टर बनती है। तो कच्चे तेल में रही 70 MCX की काउंटर पर यदि 6165 की जो भाव है, मैं समझ रहा हूं कि जो 6250 तक भी जा सकती है। WTI चल रही है अराउंड 74.90 या $75 में, करीब एक दो डॉलर का अभी भी चांसेस है कि इट कैन इन द नियर टर्म स्पाइक अप। ठीक है। इनफैक्ट जैसे रामास्वामी ने भी कहा कि हमने जो तेजी बनते हुए देखी है उसके पीछे स्पेशली एक तो डॉलर का मूवमेंट रहा, क्योंकि यूएस डॉलर कमजोर हुआ, 101 के आसपास आ चुका है, और इसके अलावा जो ग्लोबल फोरकास्ट है डिमांड की कच्चे तेल की, वो इंक्रीज हुई है। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA, उन्होंने कहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में जो ऑयल मार्केट है वो टाइट रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिमांड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइना से भी और साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज से भी, जिसके कारण प्राइसेस शायद ऊपर की तरफ ही रहेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं सऊदी अरेबिया और रशिया, उन्होंने ऑलरेडी सप्लाई कट्स पहले ही अनाउंस किए हैं। तो एक तरफ सप्लाई कट्स, दूसरी तरफ डिमांड बढ़ने की संभावनाओं के बीच में प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। वंदना, आपका व्यू क्या है? अब यहाँ से क्या रेंज देख रही हैं? क्या आपको लगता है रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी? और सबसे इंपॉर्टेंट तो इनफैक्ट जो मैंने रामास्वामी से भी पूछा कि $80 के कितने ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि अब तक जो भी डिस्कशन हुआ एक चीज क्लियर थी कि $80 के ऊपर प्राइसेस जाते हुए नहीं देख रहे थे ब्रेंट के। अब क्या वो बेस या फिर जो रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है? जी दीपाली, बिल्कुल यहाँ पे रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है और कुछ रीजन है कि यहाँ पे सीजनैलिटी भी प्ले कर रही है, अपना रोल प्ले कर रही है। और एक दो चीजें काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक तो डॉलर इंडेक्स में भी हम लोगों ने एक पॉज आता हुआ देखा है। दूसरी चीज है कि यहाँ बात हो रही है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि वीकर और
डेटा आ रहा है चाइना से, वैसे वैसे एक होप बनती जा रही है कि वो न्यू स्टिमुलस लेके आएंगे, और जैसे न्यू स्टिमुलस आता है तो एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। और अगेन अगर ओपेक यहाँ पे अपना एक्शन ऑलरेडी ले चुका है प्रोडक्शन कट को लेके, और एक पॉजिटिव चीज है कि अभी रिसेंटली एक इंडिकेशंस जो यहाँ पे आए हैं कि फेड अब जो रेट इंक्रीज हाइक है उसको एक पॉज दे सकता है, उसने एक ऑप्टिमिज्म दिया है मार्केट में। इक्विटी मार्केट के रिएक्शन के साथ साथ हम लोगों ने कमोडिटी में जो रिस्कियर एसेट है, चाहे वो बेस मेटल हो या एनर्जी काउंटर हो, वहां पे भी एक अपसाइड मूवमेंट आता हुआ देखा है, पॉजिटिव रिएक्शंस आते हुए देखे हैं। तो मेरे ख्याल से एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि एक बार 6500 और इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बार $78 तक प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। ये आप WTI की बात कर रही हैं? जी, मैं यहाँ पे WTI की बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा और मुझे शिफ्ट लग रहा है, वो यहाँ से आ जाएगा $2-3 का अपसाइड में। ओके, इनफैक्ट रामास्वामी, जो क्यूज अवेटेड हैं, फिर चाहे वो यूएस के इन्फ्लेशन डेटा हो या फिर अपकमिंग फेड मीटिंग हो, वो सिर्फ एनर्जी पैक के लिए नहीं, क्रूड के लिए नहीं, बल्कि बुलियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जो यूएस EIA ने कहा है कि जो प्रोजेक्टेड डिमांड है वो आउटपेस कर सकती है सप्लाई को, और इन 2023 इन सेकेंड हाफ कितनी प्रोबेबिलिटी आपको इसकी नज़र आ रही है, पहली चीज़। दूसरी तरफ अब यूएस का इन्फ्लेशन डेटा क्या रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे क्यूज मिल पाएगा कि आगे इंटरेस्ट रेट आउटलुक क्या रह सकता है, क्योंकि हाई रेट्स की वजह से ऑयल डिमांड रिड्यूस हो सकती है। ये डर ऑलरेडी मार्केट में था, जिसकी वजह से प्राइसेस हमने हमेशा से कैप्ड देखे थे कच्चे तेल के। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यूएस इन्फ्लेशन डेटा और साथ ही अपकमिंग फेड मीटिंग से? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्फ्लेशन डेटा नंबर्स के पहले समझना है कि इंटरेस्ट रेट का रुख कैसा उनका डिसीजन होगा। और इंटरेस्ट रुख जो है, जब हम जॉब डेटा के देखते हैं, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते नॉन फार्म पेरोल आई थी, वहां पर जो है वेजेस एक्चुअली जॉब नंबर्स और वेजेस जितने घटेगी, वहां पॉसिबिलिटी होगा कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा रेट हाइक का। यानी कि हमें देखना है कि जॉब नंबर्स घटनी चाहिए, वेजेस की आउटफ्लो भी कम होनी चाहिए, तब जाके इंटरेस्ट रेट्स विल रिड्यूस। अब जब इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस की चांसेस किस तरह रुख ले रही है, वो है इन्फ्लेशन नंबर्स। इन्फ्लेशन नंबर जो आज आंकड़े आने जा रही है, वो मई महीने में जो है सीपीआई नंबर्स वाज अराउंड 4%, और अभी एक्सपेक्टेशन है 3.1% का ग्रोथ। और रही कोर सीपीआई की बात करें तो 5% रहा मई मंथ में, और मई 5.3, और अभी एक्सपेक्टेशन है 5% का। तो ये एक जो आंकड़ा, और जो नॉन फॉर्म पेरोल 2,09,000 पेरोल ऐड करने की हुई थी पिछले हफ्ते में, पर एक्सपेक्टेशन थी कि 3,09,000, यानी कि मोर देन 1 लाख एक्सपेक्टेशन से मतलब घट गई। तो ये एक इंडिकेशन डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट नीचे आने की संभावना है। इसी तरह हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स रिएक्ट करने शुरू हुआ, यील्ड घटते गया यूएस सेंटिमेंट्स में, बॉन्ड्स में। तो मैं समझ रहा हूं कि ये एक रुख है जो बुलियन पैक में एक सपोर्टिव मिल सकती है, वही चीज हमें ऑयल में भी दिखाई दे रही है। अच्छा, बुलियन पैक में सपोर्ट तो इनफैक्ट ऑलरेडी रामास्वामी देखना शुरू हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट्स में $1944 के आसपास आया है, और जैसे आपने भी मेंशन किया, एंटिसिपेशन तो यही है कि अगर सॉफ्ट इन्फ्लेशन रीडिंग रही तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा, और एक्सपर्ट्स तो मान के चल रहे हैं अगर सॉफ्ट इन्फ्लेशन नंबर्स आते भी हैं तो वापस गोल्ड $1950 तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है कॉमिक्स पर। क्या व्यू है आपका गोल्ड पर इन लेवल से? क्या स्ट्रैटेजी, या फिर इन्फ्लेशन नंबर्स देखने के बाद कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे गोल्ड पर? नहीं, मैं समझ रहा हूं कि जो आगे जो सेकेंड हाफ में जो पॉजिटिव ट्रेंड जो गोल्ड में दिखाई दे रही है, वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जिस तरह बताया कि सेंट्रल बैंक्स का बाइंग, 24% ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आर गोइंग टू इंक्रीज देयर बाइंग इन द रिजर्व्स। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा, और फर्स्ट हाफ में गोल्ड वाज द सेकंड बेस्ट एसेट इन द परफॉर्मेंस। तो मैं समझ रहा हूं कि सेकंड हाफ फ्रॉम द फर्स्ट हाफ, इफ यू कंपेयर, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द गोल्ड इन द सेकंड हाफ। तो मैं समझ रहा हूं सिर्फ लेवल्स की बात है, यदि वो एक रनअप हो जाएगा $1958 की तरफ क्रॉस करते हुए, मैं समझ रहा हूं ये एक बहुत ही बढ़िया मात्रा में गोल्ड जाने की संभावना है। एमसीएक्स काउंटर पर मैं समझ रहा हूं 59,600 एक नियर टर्म टारगेट रख के हम लॉन्ग करनी चाहिए, 58,450 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए हम गोल्ड में एक बाइंग करनी चाहिए। वरना गोल्ड सिल्वर बाय करेंगे या कोई और स्ट्रैटेजी?
also very support. ये मेरे से था सवाल दीपाली। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पे। अब चूंकि फेड से भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मिले हैं और यहाँ पे एक जो सीजनल बाइंग है वो अगस्त महीने से लगातार शुरू होती है। अगस्त के लो पे हम देखते हैं कि गोल्ड में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पे 58,800 के लेवल पे मैं भी यहाँ पे बाइंग सजेशन दूंगी कि बाइंग आना चाहिए। अगर 1 से 2 दिन का टारगेट देखें तो 59,200 का होगा। अगर थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म जाए तो मुझे लग रहा है कि 59,500 तक ऊपर की तरफ प्राइसेस यहाँ पे आ सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे $1960 लग रहा है कि एक बार गोल्ड जो है वो टच कर सकता है। तो डिप पे यहाँ पे बाइंग की ही स्ट्रैटेजी रहेगी गोल्ड में। अच्छा, बात कर लेते हैं बेस मेटल पैक की, जहां पर हमने लंदन मेटल एक्सचेंज पर भी यूएस इन्फ्लेशन डेटा आने से पहले थोड़े से प्राइसेस ऊपर आते हुए देखे हैं। अगेन जो डॉलर वीकेंड हुआ है उससे सपोर्ट मिला है बेस मेटल प्राइसेस को, लेकिन क्योंकि जो नियर टर्म डिमांड आउटलुक है वो थोड़ा सा ग्लूमी है, जिसकी वजह से जो गेन्स हैं वो फिलहाल लिमिटेड ही बेस मेटल्स में देखने को मिल रहे हैं। रामास्वामी, क्या व्यू है आपका बेस मेटल्स पर एज अ पैक, और कोई ट्रेड लेंगे क्या? बेस मेटल में अभी एकदम स्टेडी मूवमेंट है। मैं एक वेरी बिग तेजी तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि कहीं भी वीकनेस है। फिलहाल वो स्टैग्नेंट और स्टेडी प्राइस मेंटेन करने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह का चाइना का भी देखा, जैसा लिक्विडिटी, जो भी वंदना ने भी बताई, जो लिक्विडिटी बात हुई, तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बूस्ट करने के लिए जो लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये एक सपोर्ट होती है कॉपर के लिए बेस मेटल में। पर एक ही छोटा सा ये है कि जो ईवी का जो बैटरी में जो रीडिजाइनिंग होने जा रही है या इंजीनियरिंग प्रोग्राम वो लोग होने जा रहे हैं, जहां भी दे डोंट वांट टू हैव मोर वेट और वजन जो है बैटरी की इंक्रीज नहीं करनी है, तो कॉपर में एक थोड़ा सा डेंट आ सकता है डिमांड में, क्योंकि कॉस्ट एंगल में और वेट के एंगल में। और ईवी पूरे के पूरे 2/3 ऑफ द ग्लोबल डिमांड इज डिमांड ग्रोथ इज ऑफ चाइना इज ऑफ कॉपर इज एक्चुअली फ्रॉम द ईवी मार्केट। तो मैं समझ रहा हूँ ये एक छोटा सा डेंट है, ये थोड़ा सा प्रेशर दे रही है बेस मेटल के लिए, बट डेफिनेटली इट इज ऑन द हायर साइड। लगभग बाइंग चल के ही चलनी चाहिए। कॉपर वगैरह 730 तक भी आ सकती है, 718 का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस रखते हुए। ओके, चलिए, तो गिरावट तो यहाँ से नहीं दिख रही है बेस मेटल पैक में, लेकिन बहुत तेजी की फिलहाल तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कॉपर पर फोकस कर सकते हैं, जहाँ पर 721 के लेवल्स देख रहे हैं। अच्छा रामास्वामी, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। वंदना हमारे साथ मौजूद रहेंगी। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर फोकस करेंगे एग्री स्ट्रैटेजीज पर, साथ ही बात करेंगे कॉटन पर। कॉटन की सप्लाई में कमी आ सकती है, क्या है नए नंबर। बात करते हैं कॉटन की, क्योंकि कॉटन के जो नए एस्टिमेट सामने आए हैं उसके मुताबिक कॉटन की जो सप्लाई है उसमें कमी आ सकती है। क्या है कारण, कितनी कमी आ सकती है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, और साथ ही वंदना भारती भी मौजूद हैं। तो जी नमस्कार, स्वागत है आपको। तो पहले तो बताइए क्या एस्टिमेट्स हैं इस बार के, और क्या जो साइक्लोन बिपरजॉय रहा या फिर जो डिलेड मॉनसून रहा उसी का इम्पैक्ट दिख रहा है सप्लाई पर फिलहाल? जी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए, हमने है ना जो थोड़े क्रॉप कमिटी, जो हमारी क्रॉप कमेटी है उसके फिगर और जो बाकी सारी एजेंसी है उनके फिगर में थोड़े डिफरेंस आ रहे थे। तो हमने 10 जुलाई को एक नेशनल क्रॉप कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमने करीब करीब 55 मेंबर्स, जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, फार्मर, जीनर्स, स्पिनर्स एसोसिएशन, सभी स्टेट के एसोसिएशन, सभी बहुत सारे एक्सपर्ट, सबको इनवाइट किया था कि हम जो सीआई है वो एक करेक्ट बैलेंस शीट और क्रॉप के नंबर सबको देवे, जिससे एक सहमति बने कि जी ये फिगर सही है। तो उसमें जो हमने जो हमारा क्रॉप के प्रेसिंग के नंबर थे 298 लाख बेल्स थे पहले, उसमें हमने 12 लाख बेल्स बढ़ा के अभी वो प्रेसिंग का जो एस्टिमेशन है अप टू 30 सितंबर वो 311 लाख बेल्स का किया है। और एक्सपोर्ट जो हमारा एस्टिमेशन था 20 लाख बेल्स, वो कम करके 16 लाख बेल्स किया है। और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक 1 अक्टूबर 2022 को 32 लाख बेल्स था, उसको हमने कम करके 24 लाख बेल्स किया है। तो ये सब आंकड़े लेने के बाद अभी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 30 सितंबर 2022 को वो 23 लाख बेल्स का रहेगा। तो जो अभी ऐसा है कि पूरे ट्रेड्स में एक सहमति बन गई कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो सभी एजेंसी का
क्लोजिंग स्टॉक करीब करीब सेम 20 से 25 लाख गांठ का क्लोजिंग का रहेगा, जो कि हम मानते हैं एक बहुत कम स्टॉक है हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक बहुत कम है। अगर हम देखें 2021-22 में हमारे पास 72 लाख बेल्स था और 2020-21 में हमारे पास 125 लाख बेल्स का स्टॉक था। तो वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बैलेंस शीट काफी टाइट रहेगी और आने वाला टाइम में थोड़ा टफ टाइम अगस्त के बाद देखना पड़ेगा, ऐसा अभी लग रहा है। जी जी दीपाली जी।